स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग शाह। खबरों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर, जो आज एविएशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई सारी जानकारी दी, जिसमें एविएशन मिनिस्टर ने बताया है कि डीजीसीए के अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनेगी और वो जांच करेगी। और इसके अलावा क्या क्या उन्होंने इस मीटिंग के बाद जो एविएशन मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है, आइए सुनते हैं। High level committee which is going to investigate this crash. So like I said, the Home Secretary is going to be the chairman of the committee. Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. So like you see, the composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee which is going to investigate in a holistic way into the incident. तो ये हम सुन रहे थे सिविल एविएशन मिनिस्टर को, लेकिन विमान हादसे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और हाई लेवल मीटिंग में क्या क्या बातें सामने आई है बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जिसको सिविल एविएशन मिनिस्टर, एमओएस सिविल एविएशन और सिविल एविएशन सेक्रेटरी के द्वारा संबोधित किया गया, और हाई लेवल मीटिंग भी आज हुई है सरकार की इस हादसे को लेकर। तो क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं और आगे की जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई अहमदाबाद में, जिसकी वजह से करीब 273 लोगों की जानें गई। उसके बाद आज पहली बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें किस तरीके से जांच की प्रक्रिया चल रही है और आगे की रणनीति क्या होगी, इस मसले पर विस्तार से सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जानकारी दी, जिसमें ये कहा गया कि दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की गई है। पहला जो कि एआईबी कर रहा है, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख रहा है कि क्या किसी टेक्निकल वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और जो दूसरी जांच है वो दरअसल एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी होंगे, सिविल एविएशन सेक्रेटरी होंगे, पुलिस कमिश्नर गुजरात होंगे, चीफ सेक्रेटरी पुलिस गुजरात, इसके अलावा दूसरे ऑफिशियल्स भी इस कमेटी में शामिल होंगे, जो कि हाई लेवल कमेटी है। और ये दूसरे तमाम जो एंगल्स हैं उसकी जांच करेगी ये कमेटी, जिसमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन किया गया कि नहीं, जो दूसरे गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया गया कि नहीं, तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी जांच की गई। इसके अलावा ये कमेटी क्या जो मौजूदा एसओपी है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करने की ज़रूरत है, उस एंगल से भी इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और ज़रूरत पड़ी तो एसओपी को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 महीने के दौरान इस जांच की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी जाएगी और फिर उसके बाद सरकार एक्शन लेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 2 जांच की शुरुआत की गई है और 3 महीने के अंदर सरकार इस जांच की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी, उसके बाद सरकार एक्शन लेगी। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस बात की भी जानकारी दी कि जो तमाम सपोर्ट हैं विक्टिम्स को, उनकी फैमिली को, वो दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे एंगल्स हैं जो कि सोशल मीडिया में या तमाम एक्सपर्ट्स के थ्रू सामने आ रही हैं कि कौन कौन से थ्योरी हो सकते हैं इस घटना के पीछे, कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, उन तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कंसीडर किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि
कोई भी ऐसा पहलू न छोड़ा जाए जिसकी वजह से जांच प्रभावित हो। तो जाहिर तौर पे सरकार एक्शन में है और इस बात को लेकर काफी दुखी है कि किस तरीके से ये घटना हुई और जिसकी वजह से 273 लोगों की जानें जो हैं गई। इसके अलावा सिविल एविएशन मंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि मंडे को यानी कि 16 जून को पहली बैठक होगी हाई लेवल कमेटी की जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक बोइंग 787 सीरीज एयरक्राफ्ट की बात है, इस पर सरकार ने कहा कि करीब 34 ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि इंडियन स्काइज में हैं। 8 की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है पहले से पूरी हो चुकी है और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी उनकी एग्जामिनेशन होगी। उस प्रक्रिया को आगे उसमें तेजी लाई जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम एंगल्स हैं उसको मद्देनजर रखा जाए, एसओपी को ज़्यादा मजबूत किया जाए, टेक्निकल फॉल्ट्स हुए हैं उसकी आइडेंटिफाई की जाए, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है वो कल 5 बजे उसकी रिकवरी हो गई है। तो जाहिर तौर पर जो डेटा है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अब हासिल होगा और उसके बाद जांच की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। एक तरीके से इंडियन सिविल एविएशन की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी घटना है जिसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और सिविल एविएशन मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जो जांच की रिपोर्ट है वो उसको सार्वजनिक की जाएगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जी धन्यवाद प्रकाश, आपने सही कहा कि इतनी बड़ी घटना को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है, इसीलिए जांच जो है वो तेज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीजीसीए के आदेश के बाद एयर इंडिया अपनी फ्लीट के सभी बोइंग 787 की वन टाइम सेफ्टी जांच कर रहा है। एयर इंडिया के फ्लीट में कल 33 बोइंग 787 विमान, कुल जो विमान है एयर इंडिया की फ्लीट में वो 33 है। इसमें से अब तक 9 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य 24 विमानों की जांच भी जल्दी पूरी होने का अनुमान है। इस जांच के चलते लंबी दूरी की कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है, जिसके लिए एयर इंडिया का कहना है कि वो यात्रियों को किसी भी देरी की जानकारी समय पर देंगे। साथ ही उन्होंने यात्रियों से भी निवेदन किया है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जांचने करें। आप अपनी जो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांचें, ये एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को कहा है, क्योंकि डीजीसीए की जो जांच है वो चल रही है बोइंग 787 फ्लीट की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जो अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ है उसके बाद इंश्योरेंस की क्या लाइबिलिटी होगी। तो इंश्योरेंस कंपनियों की भी करीब करीब जो लाइबिलिटी है करीब 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ होगी और जो प्लेन इस पूरे घटना में क्रैश हुआ है उसका जो हल इंश्योरेंस है वो करीब 700 करोड़ रुपए का है। ये इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा सूचना दी गई है और एयर इंडिया ने अपनी जो फ्लीट का पूरा इंश्योरेंस लिया था वो ग्रुप ऑफ कंपनीज से लिया था, जिसमें लीड इंश्योरेंस टाटा एआईजी है, 48% हिस्सा है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस 34% हिस्से के साथ कवरेज है, फिर इसके बाद आईसीआईसी लोम्बार्ड का हिस्सा 10% है। तो कुल लाइबिलिटी जो है वो 3,000 करोड़ तक हो सकती है, लेकिन कंपनियों पर इसका ज़्यादा क्लेम का भार नहीं आएगा, क्योंकि तमाम इंश्योरेंस कंपनियों ने इसे फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनियों से इसका री इंश्योरेंस करवा दिया था। तो क्लेम का जो भार है वो री इंश्योरेंस कंपनियों से सीमित हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में जब वापस री इंश्योरेंस के रिन्यूअल होंगे तो तब प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा और उससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो एयर ट्रैवल है, हवाई किरायों में भी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो ये पूरे हादसे का जो हादसा हुआ है उसका इंश्योरेंस पर भी असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है उसको लेकर। दोनों देशों के बीच जो जंग है वो तेज हो गई है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़े इस तनाव पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिजॉय चौधरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सिजॉय जी, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगा ईरान और इजराइल जंग में क्या ताज़ा अपडेट है, लेटेस्ट जानकारी क्या है आपके पास? देखिए इजराइल जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन स्ट्राइक किए थे
ईरान ने कहा था हम स्ट्राइक बैक करूंगा। आप तो कह ही दिए हैं 150 मिसाइल मारे हैं। बहुत सारे इजरायली सिटीजन्स अभी इंजर्ड है, लेकिन इजराइल जो सुन रहा हूं दोबारा स्ट्राइक किए हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये इनरिचमेंट प्लांट, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे उसके लिए 80% एनरिचमेंट होना चाहिए आपका यूरेनियम 235। ये यूरेनियम 235 का 80% एनरिचमेंट होना चाहिए। और जो एनरिचमेंट प्लांट है नटान्स में और दूसरे 2-3 जगह में वहाँ ही मारे हैं, प्लस मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में मारे हैं, अटैक किए हैं, वो तो है ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये इनरिचमेंट प्लांट, क्योंकि यदि आप इनरिचमेंट प्लांट डिस्ट्रॉय करें तब आप बॉम्ब नहीं बनाने पाएंगे। यही बात है। नाउ इंपॉर्टेंट बात है जो अभी जितने एनरिचमेंट प्लांट दिखाई दिया उसको डिस्ट्रॉय कर दिए हैं इजराइल। लेकिन एक बात है, वो है सुनाई दे रहा है ये कोई एनरिचमेंट प्लांट है बिलो द ग्राउंड। मान लीजिए कोई टनल में है, कोई केव में है, कोई बिलो ग्राउंड कोई इंस्टॉलेशन में है। तो यदि ऐसा है तब एनरिचमेंट चलते रहेगा, लेकिन ये मानना ही पड़ेगा ये जो स्ट्राइक हुआ है इसमें बहुत ही नुकसान हुआ है ईरान का। ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसका नुकसान तो हुआ ही है, इस बारे कोई शक नहीं है। लेकिन और एक बात है, ईरान भी अटैक किए हैं। ईरान का जो जितने मिसाइल से ज़्यादा इंटरसेप्ट हो गया है, इजराइल के पास आयरन डोम है, उसमें मान लीजिए 90% वो इंटरसेप्ट हो चुका है। यूएस भी सहायता किए हैं, लेकिन कई तो गिरा है, उससे कुछ इजराइल में भी कैजुअल्टी हुआ है। लेकिन भारत ये कह रहा है, भारत चाहता है शांति। नेतन्याहू साहब को नरेंद्र मोदी जी बता दिए हैं हम इंडिया वांट्स पीस। ये पहले बात है। जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एंड ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों से बात किया, एक ही बात कहे, इंडिया शांति चाहते हैं। और एक बात है, देखिए इससे हमारा दो जगह नुकसान होना है। एक तो है ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये मानना ही पड़ेगा, इससे भारत का नुकसान होगा। सेकेंडली हमारा 90 लाख इंडियंस अभी है वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया में है, कुवैत में है, यूएई में है, दोहा में है, कतार में, ओमान में है, इजराइल में है, ईरान में है, सब जगह है। तो इनका सेफ्टी भी याद रखने पड़ेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दो चीज़ भारत के लिए वरीग है, बहुत ही वरीग है ये दो चीज़। शिंजॉय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये जंग जो है वो लंबी खिंच सकती है, कब तक ये जंग जो है जारी रह सकती है, और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए पहले बात है, जंग तो चल सकता है, क्योंकि अभी सेकेंड स्ट्राइक ईरान किया है, इजराइल किया है, ईरान दोबारा मारेगा, हाँ उसके बाद फिर इजराइल कुछ करेगा, ये तो चल ही सकता है। और नेतन्याहू बोल दिया है, देखिए भाई हम ये लड़ते रहेंगे, तो ये तो चलते रहेगा, ये अनुमान है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह दिया है, देखिए पहले मार्को रूबियो कहे थे दैट इजराइल जो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अभी लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ कर सकते हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बोल सकता है देखो भाई बंद करो, हाँ। सेकेंड, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो हो सकता है उस बारे भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक जगह से सहायता आ सकते हैं इसके बारे, रशिया का व्लादिमीर पुतिन ईरान से बातचीत कर सकता है ये न्यूक्लियर अग्रीमेंट के लिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अभी देखा जाए क्या हो, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, आप नज़रें बनाए रखिए, आपके पास आगे भी आएंगे
जो दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है, ईरान और इजराइल के बीच में। तो आगे अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजॉय जी। लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं।